हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमने एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 की जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चल रहा है उसके हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज के 4 सम तो हमने कर लिए थे और ये फिफ्थ सम की मैंने फिगर बना रखी है। तो ये फिफ्थ सम से लेके आज आगे शुरू करेंगे। तो देखो फिफ्थ सम में क्या करना है। फिफ्थ सम में है ए क्लास एक्स स्टूडेंट ऑफ ए कृष्णा नगर जो भी है हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो उनको एक ये रेक्टेंगुलर आयताकार ये प्लॉट दे रखा है। यहाँ पर देखो मैंने 1 2 3 लिख रखा है, लेकिन उन्होंने ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्लांट टाइप में कुछ बना रखा है, जैसे छोटा सा पौधा होता है ना। तो दरअसल ये गमला टाइप में कुछ होगा, वो हम पढ़ लेते हैं इसमें। फॉर देयर गार्डनिंग, हाँ गार्डनिंग एक्टिविटी वही है भाई। गार्डन में हमें फूल लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, जो भी लगाना है उसके लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया और उसकी गार्डनिंग करनी है। तो इसमें क्या कह रखा है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये ट्राइंगल प्लांटेड ऑन बाउंड्री, बाउंड्री पर प्लांट, ये इसलिए छोटे छोटे प्लांट चारों ओर प्लांट बना रखे। मैंने नंबर लिखे हैं, नंबर किस तरह से लिखे बिल्कुल आप गिन लेना, फिगर में अच्छे तरह से गिन लेना। ये मैंने पूरे नहीं लिखे, ये 15 होने चाहिए। 11 12 13 14 15 और इधर भी फिर 13 14 15। ठीक है, सारे अच्छी तरह से गिन के पूरा जैसे का जैसा है ना वैसे का वैसा उतना ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये इधर से भी पूछ रखा है, क्वेश्चन उधर से भी पूछ रखा है। ठीक है, देयर इज ट्रायंगुलर ग्रास, ये रहा ट्रायंगुलर ग्रेसी लाउन इन द प्लॉट, इस प्लॉट में, इस बाग में, जो भी है गार्डन में, इस फिगर में। स्टूडेंट्स टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, मतलब बाकी के यहाँ पर सीड्स लगाने वो खैर छोड़ो। पहले पार्ट में क्या कहता है, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस ए को ओरिजिन मान के सबसे पहले इस पी क्यू आर के वर्टिसेस हमें बताने फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है फिफ्थ में, इफ ए इज ओरिजिन, हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि ए मूल बिंदु है, यदि ए मूल बिंदु है। अगर ए को हम मूल बिंदु मान लें तो पी के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर बताना है। पी के निर्देशांक बताने हैं, क्यू के निर्देशांक बताने हैं, आर के निर्देशांक बताने हैं। तो अगर ए को ओरिजिन मानूं तो 1 2 3 ये वाला जो पॉइंट होगा ना 3 और 2 आपको बिल्कुल समझ के देख के बनाना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी ट्राइंगल बना दी, मैंने ये फिगर में देख के इसलिए पहले से बना रखी है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता अगर मैं साथ साथ बनाता। तो 3,2 मतलब ये जो पॉइंट क्या है आपको 3,2 पे ही लेना है, क्योंकि ये वहीं पर है, वैसे का वैसा ही बनाना है। ठीक है, पी कहां पर है, पी है ना 4 के ऊपर 6 के यहां पर, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,6। आर के क्या होंगे, आर जो है इधर से 6 है इधर से 5 है, तो इसके होंगे 6,5। तो देख लो भाई, ये जैसे मैंने बना है ना वहीं पर सबसे पहले आप क्या करना, इसको साफ करके पॉइंट बनाना। पॉइंट बनाना 3,2 पे, पॉइंट बनाना 4,6 पे, ये पॉइंट डालना 6,5 पे और तीनों को मिला देना। तो पी के क्या है 4,6, क्यू के क्या है 3,2 और आर के क्या है 6,5। ये तो था फर्स्ट पार्ट, बस फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट इतना ही था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। अगर हम सी को ओरिजिन मान लें, अब सी को ओरिजिन मानना है तो मतलब आपको यह ना फिगर घुमानी पड़ेगी। जैसे आपकी ये नोटबुक है ना, उसको इस तरह से घुमा लेना, उस तरह से अगर घुमाएंगे तो ये सी यहां पर आ जाएगा और ये जो है ना ये एक्स एक्सिस आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी वाई एक्सिस हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा समझना। और अगर ये सी, अब इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको ये पॉइंट को, भाई ये पॉइंट नहीं आएंगे, अब ये पॉइंट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे देखना, ये आर है। अगर हम सी को इसको मूल बिंदु मान लें, मतलब ओरिजिन मान लें, तो फिर इस पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये लिखो, इफ सी इज ओरिजिन
मतलब यदि सी मूल बिंदु है, अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, पी के निर्देशांक क्या होंगे, इंग्लिश में तो वैसे ही लिखना कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, आर के निर्देशांक क्या होंगे, क्या होंगे पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हमें बताने हैं, तो हमें देखना पड़ेगा इधर से 1 2 3 कहां, यहां पर 12 के नीचे। एक एक चीज ध्यान से देखना, ये पी इसी तरह से बनाना है कि यहां पर तो बिल्कुल 4 के ऊपर हो, वहां से 12 के ऊपर हो, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखें सी को क्या मान के, ओरिजिन मान के, तो ये हमारी एक्स एक्सिस ली जाएगी और ये हमारी वाई एक्सिस ली जाएगी, इतना समझना। और पहले पॉइंट हम एक्स का लिखते हैं, तो ये एक्स तो है यहां पर 12 और y यहां पर कितना होगा, y यहां पर होगा 2, y यहां पर कितना होगा 2, ठीक है। r जो है यहां से x तो होगा 9 नहीं 10, x तो होगा 10 और y होगा 3, मतलब ये यहां से किसके जाएगा, 3 जाएगा। क्या हो इधर से देखेंगे तो क्या हो, कितना है 13, हाँ 13, इधर से देखेंगे तो कितना है 13, और उधर से इधर से ये कहां जाएगा भाई, ये जाएगा 6 पे, 6 पे। तो पी के कितने आए 12,2, क्या के कितने आए, क्या के कितने थे 13,6, और आर के कितने आए 10,3। ये हुए हमारे पी क्या आर के निर्देशांक। अगर हम सी को ओरिजिन मान ले तो ध्यान से ये फिगर जो बनानी है, फिगर बिल्कुल स्केल से माप के बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे हमें यहाँ पर 15 तक लेने, और 16वां ये डी होगा, 16th जो होगा। इसी तरह से उधर इधर ये लिख नहीं रखे, लेकिन अपनी तरफ से लिखना, लिख नहीं रखे फिगर में नहीं लिख रखे, लेकिन हमें इसके पॉइंट निकालने ना, कोऑर्डिनेट निकालने, तो अपनी तरफ से 15 ही लेना, उतनी ही जगह छोड़ना, जहां पर इतनी यहाँ पर नीचे जगह छोड़ी उतनी जगह छोड़ के यहाँ पर लिखना, 7 इधर लिखने हैं 7 उधर लिखने हैं, बिल्कुल उतनी ही जगह छोड़ना और ऊपर से नीचे छोड़ना। क्योंकि जब हम सी के कोऑर्डिनेट मानेंगे ना, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये उधर से चलना, उल्टा चलना है फिर 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4, ये हो गए पॉइंट मेरे हो गए, ठीक है। ये कौन सा था, 5th सम था। उसके बाद में आगे क्या कह रखा है, अब ये आगे क्या कहता है, आगे कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखो बारी बारी से एरिया एक बार इन 3 का एरिया निकाल दो और एक बार इन 3 का, दोनों का, और दोनों तरीके से एरिया हमेशा बराबरी आता है। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, क्या फार्मूला क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो फार्मूला याद रखने के लिए क्या कहा था, कैसे याद रखो, 123 231 312, इस तरह से याद रखोगे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। 123 मतलब x1 y2 माइनस y3, 231 x2 y3 माइनस y1 और 312 x3 y1 माइनस y2। x1, हाँ पहले ये तीनों ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, या कह लो x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 4 2 माइनस का 5 प्लस x2 3 y3 5 माइनस का 6 x3 6 ही आ गया, 6 माइनस का 2। सोल्व करेंगे 1/2, 2 में से 5 गया माइनस के 3 की गुणा 4 के साथ माइनस के 12, 5 में से 6 गए माइनस 1 की गुणा 3 के साथ माइनस का 3, 6 में से 2 गए 4 की 6 के साथ गुणा 24, 1/2, 24 में से 3 गए 21, 21 में से 12 गए 9, तो कितना आया ये 9/2। अब अगर इन 3 से 9/2 आया है तो इन 3 से और निकाल लेना, दोनों से ही 9/2 ही आएगा, ठीक है, कर लेना ये। यानी कि स्टेटमेंट बड़ी है, सम बड़ा नहीं है, बस एरिया ही निकालना है। फिगर को समझना थोड़ा जरूरी है, फिगर से तो अगर फिगर समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं होगा। चलो ठीक, अगला करते हैं 6th। अगला है 6th है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC
बी सी, ए लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्ट ए बी ए सी एट डी एंड ई, और ये भी दे रखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई कंपेयर इट विद ट्राइंगल। ये क्या कहता है, एक फिगर बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी, ये मैंने बनाई ट्राइंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट भी लिख रखे हैं, ए के हैं 4,6, बी के हैं 1,5 और सी के हैं 7,2। उसके बाद में क्या कहता है, अब एक लाइन ड्रा की गई है डी ई, ये यहां पर ड्रा की गई है भाई, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। तो ए पॉइंट इसने दे रखा है 4,6, बी पॉइंट इसने दे रखा है 1,5 और सी पॉइंट दे रखा है 7,2। साथ ही साथ क्या दे रखा है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4, ये भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और फिर पूरी ए बी सी, पूरी ए बी सी का तो हम निकाल देंगे, लेकिन ए डी ई का कैसे निकालेंगे, हमें डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, ई के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए डी बाई डी बी, ए डी और ए ई बाई ए सी। चैप्टर 6 थ्योरम 6.2 क्या कहती थी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते थे, थेल्स थ्योरम कहते थे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते थे, और थेल्स प्रमेय भी कहते थे। वो क्या कहती है, अगर इसका रेशियो अगर बराबर हो तो क्या होता है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है ना। वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, थेल्स थ्योरम नहीं लगाते इस पे, ठीक है, बस समझो। इसका मतलब ये है कि ए ई तो 1 है और ए सी 4 है, मेरी इस बात समझना, ए ई तो है 1 और ए सी 4, ये पूरी है भाई, ये यहां से लेके यहां तक ए सी लिख रखा ना, ए सी, तो ये ई सी कितनी होगी, ये तो 3 होगी ना, ई सी कितनी होगी, 3 होगी। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, बिकॉज पहले यही ले लिया, ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 ए ई इज इक्वल टू ए सी, 4 ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए को इधर ले आओ, घटा दो, 4 ए ई में से ए ई घटाया तो कितना बचा, ई सी बचा। अब ये 3 ए ई बचा, जैसे 4x में से 3x घटाते हैं ना, ऐसे ही, इज इक्वल टू, अब 3 बटे में चला जाएगा, तो कहने का मतलब ए ई के बटे में ई सी कितना आ जाएगा, 1/3, भाई इसके इंटू में तो 1 है, तो ई सी तो आया इसके बटे में, 3 चला गया इसके बटे में, 1/3, तो ये अनुपात आया, ये बटे में है ना, ये अनुपात आया है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें तो नहीं लिखता, आप नोटबुक में लिख लेना, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस सीधी सी बात है, यहां से 2 चीजें निकलती हैं। इसका मतलब AD और DB का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3, और AE और EC का भी रेशियो कितना होगा, 1:3, क्योंकि इधर से भी देखें AD 1 है और पूरी AB 4 है, तो ये हमारी कितनी होगी, 3। इससे हमें D निकालने में और E निकालने में मदद मिलेगी। कैसे, इस AD पे हम लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, देखो x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 है, सारी चीज़ है, तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है, m1 m2 होता है। अब 1 मिनट के लिए इस AD को यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा A, यहाँ पर मैंने लिखा B, जो बीच में पॉइंट है वो लिखा मैंने D। तो A मेरे पास दे रखा है 4,6, B मेरे पास दे रखा है 1,5, और AD 1 है तो ये 3 है, हो गया ना। तो बाय सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र से, x किसके बराबर होता है, m1 x2 m2 x1, बाय में m1 प्लस m2, m1 यूं समझो इसकी इसके साथ गुना, m1 कितना है 1, x2 कितना है 1, m2 कितना है 3, x1 कितना है 4, और बटे में 1 प्लस का 3, 1 की 1 से गुना 1, 4 की 3 से 12, बटे में 4, तो कितना आया 13/4।
y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। m1 मेरा कितना है 1, y2 मेरा कितना है x2 y2 5, m2 मेरा 3 और y1 मेरा 6 बटे में 1 प्लस का 3, 5 6 18 बटे में 4, 18 5 23 बटा 4, एक 13 बटे 4, एक 23 बटा 4। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि बीच वाले के क्या होते हैं एक्स वाई होते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि नीचे शायद मुझे बार बार साफ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। चलो फिलहाल इतना रहने देते हैं। अब दूसरी लाइन लेते हैं, कौन सी, ए सी। ये मैंने ए बी ली थी, चलो ये यहाँ बना देते हैं। अब मैंने ली ए सी, ए मेरी है ए तो 4,6 ही है और जो सी है वो है 7,2, बीच में पॉइंट ई है, वही 1 और 3 लेना है। उसी तरीके से x बराबर, अब मैं पूरा फार्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ, m1 1, x2 7 प्लस में m2 3, x1 4 बटे में 1 जमा 3, 4 दिए 12 7 19 बटा 4, ये क्या आया 19 बटा 4। y m1 1, y2 2 प्लस में m2 3, x1 6, नहीं गलत, y1 ठीक है बटे में 4, तो 6 3 18 2 20 बटा 4, मतलब ये हमारा कितना आया 5 आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके पॉइंट आ गए, ई के। तो डी मेरे पास आया 13/4, 23/4 और ई मेरे पास आया 19/4 और कोमा 5। ठीक है, पॉइंट निकाल लिए। अब हम एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं किस किस पे, ए डी ई पे, क्योंकि अब ए x1 y1, डी x2 y2, ई x3 y3 तीनों चीज हो गई। अब हम ए डी ई का एरिया निकाल सकते हैं। वैसे ये अच्छा लास्ट में भी कुछ लिख रखा था ना, रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6, बस ये वैसे कह रहा है, मतलब याद करो, मतलब यूज नहीं करना इसका 6.2 का। जैसे कि देखो 6.2 थ्योरम क्या कहती थी, अगर इसका रेशियो इक्वल हो तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उससे थेल्स थ्योरम। ठीक है, अच्छा 6.6 थ्योरम क्या कहती थी, 6.6 थ्योरम ये थी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ए डी ई का निकालना, फिर ए बी सी का निकालना। देखो साइड का रेशियो शुरू में ही दे रखा है, ए डी ए की 1 है तो ए बी सी की ए बी 4 है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना आना चाहिए, इसका स्क्वायर, मतलब एक रेशियो में 16। थ्योरम 6.6, एक्सरसाइज 6.4, अगर आपने 6 चैप्टर अच्छे से कर रखा है तो 6.4 में यही होता था। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, क्या कि अगर साइड का रेशियो 1:4 है तो एरिया का रेशियो कितना होगा, एरिया का रेशियो कितना होगा, 1:16 होगा। कंपेयर करने के लिए कह रखा है इसने कि कंपेयर करो, इनकी आपस में तुलना करो। तो अब एरिया आप निकाल लेना भाई, एरिया निकाल लेना बस। हाँ, आंसर मैंने बता दिया, 1:16 आएगा। रेशियो आएगा, रेशियो। अगला देखो 7 सम। 7 सम के 5 पार्ट हैं। 7 सम के 5 पार्ट हैं। लेट ए बी सी बी दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए जिसके पॉइंट हैं 4,2, बी जिसके पॉइंट हैं 6,5 और सी जिसके पॉइंट हैं 1,4। पहला है मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। मीडियन, अगर मैं यहाँ ए से डी मीडियन ले लूँ तो डी क्या होता है, डी मिड पॉइंट होता है।
और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो बिकॉज D इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ऑफ BC, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 x2 6 प्लस का 1 बटे 2 मतलब 7 बटा 2, और y क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2, 5 प्लस का 4 बटे 2 कितना होगा, 9 बटे 2। तो ये क्या है, D के निर्देशांक आए, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस वगैरह क्या है, 7,2 और 7 बटे 2 9 बटा 2, ये आ गया भाई। लो भाई D हमने निकाल लिया 7/2 9/2 मिड पॉइंट फार्मूले से। अब क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP PD 2:1। एक इसके ऊपर P लेना है, यहां पर लेना है P, AP 2 है और ये 1 है, तो इस पे वो लगा देंगे सेक्शन फार्मूला जो हमें पिछले सब में लगा था, x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो, ये हमारा m1 m2 हो गया, अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो AP रेशियो PD इसने दे रखा है 2:1 PD, ठीक है, PD, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से x बराबर सूत्र अभी लिखा था, क्या होता है, m1 x2, m1 के साथ x2 प्लस में m2 के साथ x1 बाय में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1। अब ये बटे में आएगा भाई, देखो m1 है मेरा 2, x2 है मेरा 7/2, 1 गुणा में 4 और बटे में 2 जमा में 1, 2 से 2 कट गया, 7 और 4 11, 11/3, ठीक है। y m1 y2 प्लस m2 y1 y में m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। 2 के गुणा में 9/2 और 1 के गुणा में 2 और बटे में ये भी 2 से 2 घटा 9 और 2 11/3, ये भी 11/3। अच्छा चलो होता होगा, ठीक है। तो यहां से P के चलो पॉइंट निकल गए, 11/3 11/3 P के पॉइंट निकल गए, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं P हमारे पास होगा 11/3 और 11/3, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो मिड पॉइंट निकालना था, मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया। सेकंड पार्ट में इसका सेक्शन फार्मूले से P के कोऑर्डिनेट निकाल देने थे, निकाल दिए। अब थर्ड में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हुआ ना, आर मीडियंस ऑन BE एंड CF। अब कहता है जैसे ही हमने A से D वैसे मीडियन लिया ना, वैसे ही P से मीडियन लेना, B से BE और C से मीडियन लेना CF। मैं एक बात बता दूं, ये P से पास होगा, वैसे इसमें लिख नहीं रखा लेकिन होता है, ठीक है। ये आगे एक और फार्मूला आएगा तो मैं बताऊंगा, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में सेंट्रोइड। अगर मीडियन का ये रेशियो 2:1 ले लेना तो ये जो पॉइंट होता है इसको केंद्रक, सेंट्रोइड। और केंद्रक का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं ये डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कैसे, एक फार्मूला होता है केंद्रक का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय में 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय में 3, x इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला होता है, ये सेंट्रोइड का होता है, केंद्र का। करके देखो, देखो 4x1 है, 6x2 है और 1x3 है, तो 4 6 10 11/3 आया ना, 11/3। y का क्या होता है, y का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय में 3, ठीक है। और जैसे y1 कितना 2, y2 कितना 5 7 और y3 कितना 4, 7 और 4 11, 11/3। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर ये फार्मूला अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लगवाया, लेकिन याद कर लो, किसी और एग्जाम में काम आ सकता है। और एग्जाम का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, उसमें काम आ सकता है, ठीक है। अभी आपको दोबारा क्या करना है भाई, पहले E के कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब ये प्रोसेस आपको दोबारा करनी है और तीसरी बार फिर करनी है, 3 बार करना पड़ेगा। अब इसने पूछ रखा है,
क्या हो गया, सेम टू सेम यही बात कह रखी है। इसने कह रखा है कि बी ई मतलब ई तो मिड पॉइंट है 4 और 1 कितना आ जाएगा 5/2 और 2 4 6/2 मतलब कितना आ जाएगा 3। फिर अगर आप अलग मान भी लोगे, मान के चलते हैं, वैसे इसने लिख रखा है ना, हाँ इसने क्या लिख रखा है, आर लिख रखा है। मान के चलते हैं कि जो ये डी ई है ये कहीं भी ऐसे मिला दो, कहीं भी मिला दिया, और इसका भी एक पॉइंट अलग ले लो, क्या अलग ले लिया, क्या वही लिया, वैसे ही 2:1 आप निकालना, इस क्याऊ के कोऑर्डिनेट भी यही आएंगे। फिर आप सी एफ से इस तरह से मिला दो, कहीं भी मिला दो, ये एफ हो गया, और इसके ऊपर जो पॉइंट है एक आर ले लेना, और आर का भी अनुपात 2:1 लोगे। ध्यान रखना बी के तरफ देखो, ए के तरफ 2 लिया है, बी के तरफ 2 लेना, सी के तरफ 2 लेना, सी की तरफ 2 लेना, तो 2 और 1 अनुपात से अगर आप फिर से निकालोगे उसके भी पॉइंट कितने आएंगे 11/3 आएगा। आप क्याऊ के निकालना यही आएंगे, आप आर के निकालना यही आएंगे। इसका मतलब पता है क्या है, ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं, ये जो पी जो क्याऊ ये जो आर है एक ही जगह पर है, ठीक है। खैर हमने इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी मिला देना, बस इसके ऊपर एक क्याऊ लेना है और इधर 2 लेना रेशो, इधर 1 लेना, ए के पॉइंट पहले मिड पॉइंट से आएगा, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी, वहां पर हो जाएगा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसी फार्मूले से निकलेंगे, ये किसके पॉइंट आ जाएंगे ई के पॉइंट आ जाएंगे। फिर आप बी क्याऊ ई रेशो लेंगे 2:1 और फिर से सेक्शनल फार्मूला लगा के हम क्याऊ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर आर के निकालने के लिए आर इज दी नहीं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सेम प्रोसेस करनी है आपको 3 बार, उसके बाद भी क्वेश्चन पूरा नहीं होता। 4th क्वेश्चन में कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या देखा। हमने देखा कि तीनों के तीनों एक ही हैं, नोट भी दे रखा है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, हाँ ये लिख रखा है भाई, एंड दिस पॉइंट गिव्स डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:। इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है केंद्र क्या होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट, मीडियन को, तो पहले मीडियन ड्रा करनी पड़ेगी, उसको 2:1 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होता है वो मीडियन होता है, और अगर तीनों का मीडियन निकाल लेना तो वो एक ही आएगा, सेंट्रोइड, ठीक है। इसमें बस ये कह रखा है। अगला पार्ट क्या कहता है, लास्ट पार्ट है इसका, थोड़ा बड़ा हो गया। इफ ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। यानी कि आपको फार्मूला बनाना है, तीसरी बार फिर से प्रोसेस करनी है, तीसरी बार फिर प्रोसेस करनी है। अब इतना ही मत छोड़ देना भाई, पूरा करना। तीसरी बार क्या कहता है, ट्रायंगल को मानो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये C है ये B है, इससे इसका मीडियन लिया, पॉइंट लिया D, ठीक है। और पॉइंट D क्या होता है, मिड पॉइंट, मतलब यहां पर x2 वहां पर x3, तो क्या होगा x2 + x3/2 और y2 + y3/2, ये मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल लेना। चौथी बार करना इस सम में, ये 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। 3 बार तो उससे, 1 बार इससे, फिर से इसका रेशो 2:1 मान के फिर से करो। मान लो कि ये मीडियन, तो इसको M नाम दे दिया, नहीं मीडियन नहीं, सेंट्रोइड, चलो फिर तो P नाम देना पड़ेगा, सेंट्रोइड तो C से बनता है, C तो हमने पहले ही लिख रखा है। फिर से लगाना x = M1 x2 प्लस में M2 x1 बाय में M1 + M2 लगाना, सेक्शन फार्मूला। ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, लगाना भाई। M1 2 गुना में x2, x2 कितना मेरा x2 + x3/2, M2 कितना 1 और गुना में x1 तो x1 ही है, और बाय में कितना M12 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा x1 की 1 से गुना x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बाय में कितना हो गया 3, हो गया ना डायरेक्ट फार्मूला। और ये डायरेक्ट फार्मूला किसका है, सेंट्रोइड का। इसी तरह से आप y निकालना, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय में M1 + M2, M1 मेरा 2 है, गुना में ये आ जाएगा y2 + y3 बाय में 2 और प्लस में 1 गुना में y1 तो y1 ही है और बाय में 3, फिर से कटा।
तो y किसके बराबर आया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय में 3। यानी कि ये एक ही चीज आपको 4 बार करनी पड़ेगी इस सम में। तो कर लोगे 4 बार, एक बार AD मीडियन लेके, फिर BE मीडियन लेके, फिर CF मीडियन लेके, और फिर इसको अलग से करना है। ये सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला है x, x1 x2 x3 बाय 3, y y1 y2 y3 बाय 3। लास्ट लेते हैं, लास्ट सम इसका। ABCD इज ए रेक्टेंगल, एक ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है ABCD, तो इसको नाम देंगे A B C D। अच्छा, ये वर्टिसेस नाम देते हो ना, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं A B C, इसको मान लेंगे, D इसको मान लेंगे। ये लगातार चलना है। जैसे मान लो कि आप चक्कर लगा रहे हो, आप किसी कोई इसको मान लो रेस लगा रहे हो, तो रेस लगाओगे तो ऐसे बाउंड्री से जाओगे ना, ऐसे जाओगे, बीच में से तो नहीं जाओगे। पहले A पे जाओगे, B पे जाओगे, फिर C पे जाओगे, फिर D पे जाओगे, ऐसे करोगे ना। जब हम मान लो कि हम रेस लगा रहे हैं, हमने इसके चारों तरफ चक्कर लगाना, बीच से तो नहीं जाओगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, A B C D, मतलब यहाँ B से यहाँ कूद जाते हैं सीधा C पे। इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं करते, बीच में से नहीं जाते। इस तरह से चलना है या इस तरह से चलना, वो गलती नहीं होगी, फिर गलती नहीं होगी। A B C D गलती जब होगी जब A B से आप सीधा बीच में से कट लगाओगे ना, A B फिर यहाँ पर C, वहां पर D, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, राउंड वाइज चलना है। जैसे राउंड लगा रहे हो इसका, इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट हमने लेने हैं। AB का मिड पॉइंट P, हाँ AB का मिड पॉइंट क्या आया P, BC का मिड पॉइंट क्या आया Q, CD का मिड पॉइंट क्या आया R, P Q R S, S लिया। ये कहता है क्या ये जो P Q R S है, ये जो P Q R S है, ये क्या है? तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -1, Q के क्या है -1,4, B के, C के क्या है 5,4, और D के क्या है 5, -1। ठीक है, इज द क्वाड्रिलेटरल P क्या हुआ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्या ये हम पहले कर चुके हैं। दरअसल पहले तो ये सारे के सारे मिड पॉइंट हैं, तो P पे मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, तो y1 में y1 जोड़ा, मतलब -1 में -1 जोड़ा, -2/2, ये आएगा -1, -1 में 4 जोड़ा, ये आएगा 3/2। मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना भाई डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 5 और 1 4, 4/2 2, 4 4 8, 8/2 4, x1 + x2 5 और 5 10/2 5, -1 + 4 3/2 3/2। इधर से जोड़ा 5 में से 1 गया 4, 4/2 2, और -1 -2/2 -1, ये आ गए मिड पॉइंट फार्मूला। अब आपको इस P Q R S के पॉइंट आ गए, किससे आए, मिड पॉइंट फार्मूले से, मध्य बिंदु सूत्र से। अब आपको ये बताना है कि ये क्या है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इंग्लिश में बोलें तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हमें 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, P Q निकालनी पड़ेगी। 6 चीजें कौन सी, P Q, डिस्टेंस फार्मूले से P और Q के पॉइंट है, QR, RS और PS। फिर निकालना पड़ेगा PR, इसके डायगोनल, और QS, इसके ये 2 डायगोनल, मतलब 4 साइड और 2 डायगोनल। देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल इसके बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। P Q तो बराबर होगी RS के, QR बराबर होगी PS के। वो आप निकालो, चेक करो चारों बराबर हैं या अपोजिट बराबर हैं या किस तरह से बराबर है। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते, रोम्बस और डायगोनल में। बाकी रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन साथ ही साथ डायगोनल बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका हम करेंगे, मतलब आप कर लेना, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, और यहां से फिर आपको पता करना कि क्या आया, इसके क्या चीज बराबर आई। सिर्फ आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, सिर्फ साइड से काम नहीं चलेगा, डायगोनल भी हमें देखना है। मान लो कि चारों साइड बराबर आ गई, मान लेते हैं, और दोनों डायगोनल भी बराबर आ गई, फिर तो ये स्क्वायर है। और अगर चारों सिर्फ साइड बराबर आई, डायगोनल बराबर नहीं आए, फिर ये स्क्वायर नहीं है, फिर ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है।
ठीक है, तो ये लास्ट सम है, कर लेना। उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपका इस चैप्टर का जो टेस्ट है लाइव लिया जाए तो कैसा रहेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को, टाइम लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास, वो तो बता देंगे, शुक्रवार को बता देंगे। ठीक है, तो कैसा रहेगा आप कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना कि आप किस तरह से चाहते हो, वरना तो वैसे ही आपको 10-15 क्वेश्चन कुछ ऑप्शन टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे अब की बार। लाइव में ये होगा कि साथ ही साथ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप साथ ही साथ आंसर देना उसी टाइम पे। ठीक है, तो वो ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा, जरूर बताना। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में फिर हम शुरू करेंगे अपना 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा है जो अगर आप आगे मतलब मैथ से जुड़े रहना चाहते हो या साइंस साइड से जुड़े रहना चाहते हो, मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी आप लोगे, क्योंकि मैथ में तो देखो है ही, नॉन मेडिकल में तो ये है ही है, और मेडिकल में भी अगर आप लोगे तो आपको फिजिक्स में ये बहुत बार इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे यूज़ होने की बहुत चीज़ है, हमारे सिलेबस के हिसाब से भी बहुत काम की चीज़ है। इसमें से ज़रूर कहीं से कोई कम रह सकता है, पर इसमें से बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ अपने पेपर के हिसाब से नहीं, हम आगे की अगर सोचे तो बहुत काम का आगे तो भी ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत 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 ज़्यादा काम आती है। 11th में 12th में आगे BSc MSc जो भी करोगे, साइंटिस्ट बनोगे तो भी आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो एक आगे आने वाली चीज़ है। अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हो, कुछ इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हो, तो उसमें हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आती है। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए भी जाओगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। किसी भी लेवल के अगर आप चले जाओ, किसी भी लेवल में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत हमेशा आते हैं। तो छोटे मोटों की तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, बाकी हायर लेवल पे ज़रूर आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगली 8th चैप्टर हम करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और टेस्ट की तैयारी रखना पूरी 100%। ठीक है, ओके।